हेलो बच्चों बच्चों हमारा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ये लेक्चर आगे जाता हुआ मैंने आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बता दिया था, मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बता दिया था। आज हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे और आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, अब मैं ना कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ। सॉलिड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो मटेरियल क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे, जैसे देखो कौन कौन से मटेरियल होते हैं, डक्टाइल, ब्राइटल, मैलेबिलिटी, ठीक है ना, ये और इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर्स में लिखूंगा, इलास्टोमर्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इतने प्रकार के मटेरियल होते हैं, इतने तरीके के मटेरियल होते हैं। अब डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल सॉलिड क्या होता है? डक्टिलिटी अपने को पता है, जिसको खींचा जा सके, मतलब जिसमें स्ट्रेस लगाया जाए और उसमें स्ट्रेन आए, वो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल होता है। The material which have large plastic range of extension are called ductile material। जैसे कि कॉपर वगैरह की वायर, कॉपर वगैरह की वायर के ऊपर अगर मैं कॉपर वगैरह की वायर को टाइट करूँ, छत से लगा दूँ और उसके ऊपर वेट लटकाऊँ, मास लटकाऊँ उसके ऊपर, तो मास वो धीरे 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 उसको खींचता चला जाएगा, तो उसमें एक्सटेंशन ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल, समझे ना। तो उसमें स्ट्रेस, अच्छा एक और चीज़, विद इन इलास्टिक लिमिट, हर एक चीज़, मतलब कि उसकी भी, कॉपर वायर की भी एक इलास्टिक लिमिट होती है कि उसके ऊपर तब तक स्ट्रेस लगाओगे तब तक वो स्ट्रेन को रखेगा, अगर उसके बियॉन्ड लगाओगे तो टूट भी जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप स्ट्रेस जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ता जब चला जाता है तो स्ट्रेन मतलब एलोंगेट हो जाता है। अगली बात करते हैं ब्राइटल मटेरियल। ब्राइटल मटेरियल क्या होता है? ब्राइटल मटेरियल का स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन होता है। ब्राइटल मटेरियल ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाते। ब्राइटल मटेरियल जैसे कि देखो, कॉपर का मटेरियल जो है, सिल्वर, कॉपर, इसको अगर खींचेंगे तो ये इसके अंदर एक्सटेंशन आएगा, खिंचाव बढ़ेगा, वो ज़्यादा एलोंगेट हो सकता है, इसीलिए उसको डक्टाइल मटेरियल कहा जाता है, जिनके पास प्लास्टिक रेंज ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी देर तक एक्सटेंड होगा। लेकिन अब एक कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास को अगर प्रेस करें, कांच के ग्लास को दबाएं या कांच के ग्लास को खींचें तो टूट जाएगा वो, तो उसका प्लास्टिक रेंज बहुत कम होता है। इसलिए कौन से मटेरियल में डाला गया उसको? ब्राइटल मटेरियल में डाला गया उसको, ठीक है ना। ग्लास, कास्ट आयरन। अगला मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है? मतलब मटेरियल्स के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसको पीट कर उसको बहुत पतला किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। और मैलेबिलिटी के दौरान क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड कंप्रेस्ड आफ्टर विच इट कैन नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को पीट दो महीन, उसमें तो वापस थोड़ी आ पाएगा, तो उससे क्या होगा, वो अगर आप स्ट्रेस हटा दो और अपनी इनिशियल शेप में वापस ना आ पाए डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। वो इलास्टिक लिमिट ऑफ कंप्रेशन कहलाएगा, मतलब कंप्रेशन की इलास्टिक लिमिट के पास पहुंच चुका है, इससे ज़्यादा वो कंप्रेस नहीं हो सकता, और इससे अब हटाने के बाद, कंप्रेशन हटाने के बाद भी वो अपनी शेप में वापस नहीं आ सकता। द सॉलिड देन बिहेव लाइक अ प्लास्टिक बॉडी। और पूरा वो प्लास्टिक बॉडी जैसे काम करने लग जाएगा, मतलब जिस भी शेप में आपने उसको ढाल दिया होगा वो उसी शेप में अब वो रह जाएगा। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के अंदर यही तो होता है, सोने को जब कोई सुनार वगैरह होता है, जो ये वो बनाते, गहने वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो गर्म करके उसको पीट के, उसको पिघला के, उसको डिफरेंट शेप में उसको बनाया जाता है, और जिस शेप में उसको लेकर आ जाते हैं उसके बाद दूसरी शेप उसकी चेंज नहीं हो पाती है, तो उसके बाद मैलेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा इसे नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ इलास्टोमर्स। ओके देखो बेटा, अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी और दैट इज कॉल्ड इलास्टोमर। देखो क्या होता है ना, कुछ सॉलिड मटेरियल ऐसे होते हैं जिस पे अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे ना तो उस पर स्ट्रेन ज़्यादा आता है। जैसे रबड़ बैंड को ही देख लो, रबड़ बैंड को कुछ नहीं, रबड़ बैंड को हल्का सा खींचो बहुत फैल जाता है। तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं उनको इलास्टोमर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो इलास्टोमर्स देखो क्या होता है, जिनके पास द मटेरियल विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, मतलब वो मटेरियल जो कि इलास्टिकली लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन तक स्ट्रेच किए जा सके, उनको इलास्टोमर कहा जाता है। एग्जाम्पल सबसे उसमें आता है रबड़। रबड़ को अगर आप थोड़ा सा भी रबड़ को थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसे ग्राफ इस तरीके से कर्व जाता है, स्ट्रेस थोड़ा स्ट्रेन ज़्यादा, स्ट्रेस थोड़ा स्ट्रेन ज़्यादा, इसलिए इसे ग्राफ इस तरीके से कर्व होता हुआ जाता है। दैट इज़ द ग्राफ ऑफ इलास्टोमर्स। बेटा वन मोर थिंग, एक होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है कि ना, जैसे कोई मटेरियल है, जैसे ये वायर है, अब इस वायर को क्या करा, इसे लटका दिया और खींचा गया, तो ये तो समझ में आता है कि इसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा किसकी कॉस्ट पे? तो लेंथ बढ़ेगा डायमीटर डिक्रीज होने की कॉस्ट पे। जितना लेंथ बढ़ेगा उसी रेशियो में डायमीटर डिक्रीज भी हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो एक स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ या एरिया। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है बेटा?
एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। एक होता है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्यों आता है? ड्यू टू चेंज इन इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर में चेंज होने की वजह से इसके लेटरल स्ट्रेन आता है। ये जो इसके डायमीटर के अक्रॉस कम या ज़्यादा जो फैल रहा है ना, दैट्स वाई लेटरल स्ट्रेन कम इन टू प्ले, दैट इज कॉल्ड डेल्टा डी अपॉन डी, ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब देखो क्या हो गया पॉइजन रेशियो, लेटरल रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब ये वाला स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ के अक्रॉस, तो इसका जो रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन क्या होगा डेल्टा डी अपॉन डी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो दिस इज द पॉइजन रेशियो। ये क्या होगा बेटा? पॉइजन रेशियो। ये हो गया चैप्टर खत्म। अब हम इस चैप्टर के ऊपर जो काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस वगैरह के ऊपर, हम वो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट। देखो बेटा ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, इस न्यूमेरिकल को एक बार सॉल्व करना, आप भी एक बार वीडियो रोक के सॉल्व करना। अ रबड़ स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। एक रबड़ की स्ट्रिंग है, तो इतना तो मेरे को पता है कि अगर एक रबड़ की रस्सी वगैरह है ऐसे करके ऐसे लटकी हुई है, तो सिंपल सी बात है रबड़ है, तो अगर इसकी लंबाई 10 मीटर है तो ये अपने आप भी खिंच गया होगा अपने वेट की वजह से, इसकी वेट की वजह से थोड़ा नीचे आएगा ना, तो खिंच के वो यहाँ तक आ गया होगा ऐसे करके, तो ये वेट की वजह से अपना खिंच गया होगा, दैट इज डेल्टा एल कह देता हूँ, ये एल कह देता हूँ ऐसे। इन द ऑन वेट, अपने वेट की वजह से खिंच गया। द डेंसिटी ऑफ रबड़, डेंसिटी दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है, kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, और उसका यंग मॉडुलस दे रखा 5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है बेटा, ओके। अब कैसे निकालूं समझ में नहीं आ रहा, कह रहा है कैलकुलेट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कह रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो चेंज लंबाई में चेंज आ रही है वो निकालना, मतलब डेल्टा एल निकालना ये। तो फिर यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट था वाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये कॉन्सेप्ट था। फोर्स अपॉन एरिया अपॉन इंटू में ये लेंथ यहाँ जाएगा अपॉन में चेंज इन लेंथ ऐसे। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को निकालना है डेल्टा एल, डेल्टा एल निकालना है, ना मेरे को फोर्स दे रखा, ना मेरे को एरिया दे रखा, ना मुझे ये सब, ये कुछ नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूँ इसके लिए। फिर मेरे को याद आया फोर्स अपॉन एरिया निकालता हूँ। देखो ये होता है फोर्स, अब फोर्स कितना लग रहा है, एफ इज इक्वल्स टू एम जी होता है, क्या होता है एफ इज इक्वल्स टू एम जी। तो अब इसका रबड़ का मास, तो मास क्या होता है, डेंसिटी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो रबड़ का मास आ गया रबड़ की डेंसिटी इंटू में रबड़ का वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में लेंथ, तो डेंसिटी इसका जो एरिया ए आ गया, इसका लेंथ एल, तो एरिया इंटू में लेंथ दैट इज द मास, ये रबड़ का मास आ गया। बोलो हाँ या ना। अरे भाई डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रबड़ की डेंसिटी दे रखी है, रबड़ का वॉल्यूम क्या होगा, इसका लेंथ और इसका एरिया, ये रबड़ का वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये आ गया मास आ गया रबड़ का, तो F इज इक्वल्स टू एम जी, मास आ गया रो ए एल इंटू में जी, ये आ गया, ये आ गया फोर्स, ये आ गया उसकी वजह से फोर्स। ठीक है ना, यहाँ देखो फोर्स दे रखा है, तो चूंकि y इज इक्वल्स टू फोर्स दे रखा है, फोर्स ये आ गया रो ए एल जी इंटू में एल अपॉन में क्या हो गया बेटा a इंटू में डेल्टा एल। तो बेटा देखो अब आप कहते हैं रेडियस दे रखा है, तो एरिया कट ही गया ना, तो अपने को तो उसका कोई काम नहीं, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, ये तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स निकाला तो फोर्स में एरिया अपने आप ही आ गया, तो कट गया। अब मेरे को डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा एल यहाँ पहुँच जाएगा और ये हो जाएगा रो जी एल का स्क्वायर अपॉन में वाई। अब सारी वैल्यू दे रखी है, रो दे रखा 1.5 इंटू 10 की पावर 3, ग्रेविटी 10 ही मान लो, लेंथ जो इसका 10 मीटर दैट इज 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 10 मीटर है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। यंग मॉडुलस दे रखा 5 इंटू 10 की पावर 6 दे रखा है, 10 की पावर 6, 2 3 और 3 6 जीरो, 6 जीरो से 6 जीरो पूरे चले गए, 6 जीरो ये रहे 2 3 3 और 3 6 जीरो। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 5, कटा तो 0.3 मीटर आया लगभग। तो एलोंगेशन कितना हुआ, इसमें जो लेंथ में चेंज आया कितना आया, लगभग 0.3 मीटर का चेंज आया। बोलो हाँ या ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ध्यान रखेंगे, नोट कर लो बेटा फटाफट इससे। ओके देखो बेटा क्वेश्चन है, सिलिका ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड है, उसका डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो पहले बेटा इसे रेडियस निकाल लो कितनी है, तो रेडियस 0.5 सेंटीमीटर हो गई। बेटा हमेशा रेडियस वगैरह जो भी चीज़ होती है ना मीटर में लेकर आते हैं, तो ये होगा 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गया, समझे ना, वो 100 से डिवाइड करोगे यही हो जाएगा। अब कह रहा है एंड लेंथ 10 मीटर लॉन्ग, लंबाई उसकी 10 सेंटीमीटर है,
द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, बेटा ये वाली बात ध्यान रखना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसने ना देखो ध्यान देंगे तो इसने ना स्ट्रेस नहीं बोला कि इट कैन या इलास्टिक लिमिट नहीं बोला, इसने कहा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब वो जो बॉडी है वो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना झेल सकती है, वो झेल सकती है 50 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो तो आपको यूनिट से समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेस की ही बात कर रहा है, ये न्यूटन मीटर फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस ही तो है। इसका मतलब वो जो सिलिका ग्लास रॉड है, सिलिका ग्लास रॉड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना स्ट्रेस झेल सकती है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो टूट जाएगी, ये मतलब है उसका, है ना। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो हो गया ये, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, ये होता है। कह रहा है कितना मास लटकाया जाए ताकि वो बचा रहे, हंग फ्रॉम इट विदाउट ब्रेकिंग पॉइंट, ताकि वो टूटे ना, कितना मास, कम से कम कितना मास लटकाया जाए। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये हो गया कि यहाँ से अगर इससे ज़्यादा मास लटकाया जाएगा तो टूट जाएगा, वो हो गया इसके बराबर। तो 50 × 10⁻⁶ इंटू में फोर्स क्या होता है? mg होता है। फोर्स क्या होता है भाई? mg होता है। तो m इंटू में ग्रेविटी g, एरिया क्या होता है? πr² होता है, क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे होगा ना, πr² होगा एरिया। आई बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा भाई? आ रहा है? ओके। अब क्या है, अब मेरे को मास निकालना है, मास ही तो निकालना है, कब तक वो रोक सकता है। तो ये हो गया m = 50 × 10⁻⁶ इंटू में πr² अपॉन में ग्रेविटी g। तो 50 × 10⁻⁶, पाई होता है 3.14, रेडियस यहाँ दे ही रखा है 0.5 इंटू में 10⁻⁻² का स्क्वायर, और ग्रेविटी 10 दे रखा है। तो मास जो निकालोगे वो लगभग कैलकुलेट करो 392 kg करीब आएगा, कि मतलब अगर आप इस पर 392 kg तक लटका दोगे तब तक तो ये बचा रहेगा, और इससे ज़्यादा लटकाओगे तो ये टूट जाएगा, अल्टीमेट ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। एक आध डेसिमल वगैरह ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये देख लेना, ठीक है बेटा। इसे नोट करें फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि एक प्रेशर है मीडियम का जो चेंज हो रहा है, मतलब P2 प्रेशर जो हो गया 1.165 × 10⁵ पास्कल है, और P1 जो प्रेशर है वो कितना 1.01 × 10⁵ पास्कल है। मतलब चेंज कितना आ रहा है, अगर मैं चेंज इन प्रेशर देखूं तो आ रहा है, इसमें से इसको 1.165 में से माइनस कर दो 0.1 × 10⁵ माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0. ये हो जाएगा आपका 0 दैट इज़ 551, दैट इज़ होगा इंटू 10⁵। इसमें से तो चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। और कह रहा है एंड चेंज इन वॉल्यूम इज 10%। बेटा ये जो 10% कह रहा है, चेंज इन वॉल्यूम 10%, चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम बोलता तो इतना, लेकिन कह रहा है परसेंटेज में ना, तो इसका मतलब वो इनिशियल भी आता है ऐसे करके। तो परसेंटेज चेंज कैसा निकलता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इस तरीके से किसी का परसेंटेज चेंज निकलता है बेटा। चेंज इन वॉल्यूम इंटू ओरिजिनल इंटू 100%, ऐसे निकलता है ना। इसका मतलब आपको ये दे रखा है 10%, ये दे रखा है इस 10%, तो इसका मतलब जो इसको सॉल्व करोगे तो अब आपका ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा आपका 10/100 कटेगा तो कितना आएगा 0.1 का। मतलब ये पूरा वैल्यू दे रखा है, ΔV/V का पूरा वैल्यू दे रखा था आपको कि ये क्या हो जाएगा ΔV/V दैट इज 0.1 हो जाएगा। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब कह रहा बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी बताओ, तो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को बीटा से लिख लो या के से लिख लो, ठीक है ना, बीटा से। तो क्या आता था? फोर्स अपॉन एरिया और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये तो जाएगा प्रेशर, दे तो रखा है फोर्स अपॉन एरिया, ये तो प्रेशर होता है, नहीं समझ रहे? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया वही तो प्रेशर बन जाता, वही तो ये हो गया चेंज इन प्रेशर, ये हो गया अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम रखा 0.1, ये हो जाएगा चेंज इन प्रेशर 0.155 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 0.1। तो बीटा अब आपका आ जाएगा, ये डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट आगे, डेसिमल ऐसे मल्टीप्लाई कर देता ना ऐसे करके, ऐसे 10, तो ये हो जाएगा 0.155 इंटू 10⁶ कर लेता हूँ ऐसे करके। ये बेटा बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। नोट कर लो बेटा फटाफट। अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चों, और इसके न्यूमेरिकल्स जैसे ही मुझे थोड़ा समय मिलता है मैं इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके ऑन बोर्ड, वाइट बोर्ड जो दूसरा मेरा बोर्ड है उसके ऊपर सॉल्व करके इसी के सीक्वेंस में अटैच कर दूंगा वीडियो को। तो बेटा आप भी देखते रहे वीडियोस और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते रहे। बाय बच्चों।